तो मेरा लाइफ में एक सपना था कि मैं एनवी सर के साथ बस एक फोटो में आ जाऊं। बंसल सर को जितना सम्मान कोटा की धरती पे मिलना चाहिए था वो शायद अभी तक भी नहीं मिला है। अगर जिस दिन क्लास तुझे बोझ लगने लगे उस दिन टीचिंग छोड़। दीवार में चिपका दो, बाथरूम में चिपका दो, पापा के पीछे चिपका दो, हर जगह जगह पर चिपका दो। और कोई अगर आपको बोले लड़कियों को कि फिजिक्स आपके समझ में नहीं आएगी तो मार मार के बायोलॉजी बिगाड़ दो। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अपने विजय सर। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एनवी सर मैं चाहूंगा कि आप सर का एक बार वेलकम कर दीजिए जोरदार सर कोटा में। एक बार जोरदार तालियां आशु सर के लिए। उनके एक्सपेरिमेंट्स आप सभी लोगों ने देखे होंगे। सर कोटा पहली बार आए तो देख के अभिभूत भी हैं। सर यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं नहीं है? सुनो, ऐसे दूसरों के सामने अपनी इज्जत खराब है कि नहीं? ऐसे दूसरों के सामने ऐसे बिल्कुल बाल बाल ठीक कर लो, फोटो में आओगे तुम लोग कल, है कि नहीं यार? उन सर ने भी कर ली है। एक बार फिर से अंशु सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। कोटा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम समय में आपने बहुत नाम कमाया है। एक अध्यापक के जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए वो आप में हैं। ईश्वर से यही मैं कामना करता हूं कि वो गुण जिनकी वजह से आप इतने ऊपर आए हैं वो सदा आप में विराजमान रहें और एक अध्यापक का कर्तव्य आप हमेशा निर्वाह करते रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा गुण है कि वो अपना कर्तव्य बच्चों के प्रति समझे, और वो आप समझते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं शिक्षा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में बचपन में कोई भी सपना देखते हैं और अगर उस सपने पे आप 100% एफर्ट्स देते हैं तो वो पूरे होते हैं। तो मेरा लाइफ में एक सपना था कि मैं एनवी सर के साथ बस एक फोटो में आ जाऊँ। और आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है कि मैं सर से मिल पा रहा हूँ। सर के साथ हम लोग एक छोटा सा सेशन कर रहे हैं। तो अपने गोल्स पे अगर आप बिलीव करते हैं और उस पर आप अगर अपना 100% देते हैं तो वो आप 101% अचीव करेंगे ही करेंगे। सर कोटा के कैसा लग रहा है ये बता दीजिए हमें। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हर जगह बच्चे ही बच्चे हैं। और अभी मैंने मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कल 2-4 दिन पहले पोस्ट डाला था कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे माँ बाप से ज़्यादा बच्चे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो मैं आशु सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आगे वैसे तो बोल ही दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि सिंस आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, वहाँ पे आपने कहा था कि एनवी सर इज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस इन योर लाइफ। तो सर ये क्वेश्चन कुछ कपिल शर्मा टाइप है कि आज आप अपनी इंस्पिरेशन के साथ इस स्टेज पर बैठे हुए हैं सर, कैसी फीलिंग आ रही है सर? सर यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा मैं। अभी मेरे पास यश सर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कुछ टाइम पहले कि एनवी सर के साथ एक शो करना है। तो मैंने कहा नहीं यार ये तो फेक है। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे यकीन नहीं है, आप पहले वीडियो कॉल पे बात कराइए। तो फिर जब वीडियो कॉल पे बात हुई और मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपनी फैमिली का ग्रुप बना हुआ उस पर भेजा, तो सर एकदम से ना मतलब खानदान में रिस्पेक्ट सी बढ़ गई मेरी। मतलब पहले हल्के में लेते हैं ना लोग आपको, लेकिन फिर एकदम से रिस्पेक्ट बढ़ गई। और सर जेन्युइनली स्पीकिंग एक है वॉल्टर लुइन सर और एक है एनवी सर, मतलब जिनसे हम लोग इंस्पायर हुए। अभी इनके घर पे बात कर रहा था कि हम लोग अपने बेड पे अपनी क्लास से पहले ये देखते थे कि कैसे पढ़ाना है। मतलब कंसेप्ट्स आते होते हैं लेकिन डिलीवर कैसे करना है बच्चों तक पहुंचाना कैसे है, ये मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में एनवी सर से बेहतर कोई जानता है। मानते हो आप लोग कि नहीं मानते हो? तो एक जैसे कि आप एक एक्टर बन रहे हो और आपको शाहरुख खान से मिलने की एक उम्मीद होती है, वैसे हम हर एक टीचर को, खासकर फिजिक्स के टीचर को एक सपना होता है लाइफ में कि वो एनवी सर से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक यू, इट मींस अ लॉट टू मी। सर आप लोग दोनों ही साइंस को बहुत प्यार करते हैं राइट? बिल्कुल। तो क्या हमेशा से यही ड्रीम था कि फिजिक्स का टीचर बनना है या साइंस का टीचर बनना है, क्या यही ड्रीम था सर? सर मेरा टीचिंग करियर एक्चुअली शुरू हम लोगों ने मजबूरी में ही किया था कि फाइनेंशियल हालत घर की ठीक नहीं थी, तो सोचा कि हेल्पिंग हैंड होगा फैमिली का और पढ़ाना शुरू किया। ऑल्दो ड्रीम्स तो कुछ और थे कि हम कुछ और बनेंगे। जैसे एक लेवल आया था कि मैंने सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगा जब मैं कॉलेज में था, तो ड्रीम्स कुछ और थे। पर लगा कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, कुछ बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो समझ में आया कि यार यहाँ तो मज़ा भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और उस मज़े के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। ये मैं अभी यूट्यूब की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी हमने 6-7-8 महीना पहले ग्रो किया। मैं ऑफलाइन इसकी बात, तो एकदम से बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने लग गया, तो लगा, और हमें भी बहुत मज़ा आने लग गया। फिर लगा कि यार शायद हम इसी के लिए ही बने हैं, और फिर उसी को आगे परस्यू किया। और इंस्पिरेशंस तो हैं कुछ। और आप फाइनली एंजॉय भी कर रहे हैं। वैसे सर अभी भी मॉडलिंग में जा सकते हैं, क्या कहते हो? एंजॉय भी कर रहे हैं फाइनली अभी। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस सर। सर इसके अलावा आप दोनों का जो तरीका है ना पढ़ाने का, एक फन इन द एजुकेशन प्लस एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस। तो आप लोगों ने भी कहीं से ऐसे ही सीखा था
कि आप लोगों ने इनोवेशन निकाला और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, इसके बारे में सर कुछ बताइए मुझे। जब मैं खुद था 11th या 12th में, तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे कंसेप्ट अच्छे टीचर्स मिले, सब कुछ क्लियर हुआ, बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये टॉपिक्स पढ़ाए क्यों जा रहे हैं। मतलब कि ठीक है हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बट उसकी वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही थी यार कि ये कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं डेली लाइफ के अंदर। फिर जब मैं कॉलेज में आया और मैंने अपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करना शुरू किया कि मैं देखूं कि कैसे पढ़ाते हैं, तो मुझे जेन्युइनली स्पीकिंग वॉल्टर लुइन सर मिले, और आई होप आप लोग जानते हैं वॉल्टर लुइन सर को। बिल्कुल। तो वॉल्टर लुइन जी जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, मतलब हम लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और नॉलेज भी की। तो फिर मुझे लगा यार कि इस तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा तो शायद बच्चा कनेक्ट होगा आपके साथ। बट वॉल्टर लुइन जी कर रहे थे सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे, उनके पास मतलब वो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे थी। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को बहुत घर के सामान से करना शुरू कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, पेंडुलम हमने पानी की टंकी से ही जो वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए होता है उससे बना दिया। टॉर्क का कंसेप्ट समझाने के लिए लकड़ी घर पे ही मैं काट रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा और बच्चा देखे कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ घर पे। तो उस तरीके से पढ़ाना शुरू किया। प्लस फिर बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपकी तरह बच्चों से हंसी मजाक करना बहुत शुरू कर दिया, ताकि बच्चा अपने आप को मतलब एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, एक टीचर की तरह नहीं। तो उसी बात पर चले आगे। अब मेरा कुछ, आप सभी लोग जानते होंगे कि मतलब कोटा के जो जिनने स्तंभ रखा वो बंसल सर हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ एक बार बंसल सर के लिए जोरदार तालियां बजा दो, हमारे बीच में है नहीं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंसल सर को जितना सम्मान कोटा की धरती पे मिलना चाहिए था वो शायद अभी तक भी नहीं मिला है। पर कोटा को आज मेरा व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व और कोटा में आप बैठे हो उसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो बंसल सर है, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। तो बंसल सर ने मुझे एक बात बोली, पढ़ा तो मैं उनसे हुई, ही वॉज अ फेबुलस मैथ्स टीचर, और उनके लिए जरूर 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है। मैथ्स में उनके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरी बात, उनका जो बच्चों को लेकर डेडिकेशन था, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि डेडिकेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा, और ये गुण तो उन्हीं से आया कि आप क्लास में अगर जा रहे हो तो वो कह रहे हैं आप बीबी से लड़के आओ, चाहे मार खा के आओ, हंसना नहीं है इस बात में, चाहे बीबी से मार खा के आओ, चाहे लड़के आओ, चाहे कुछ भी करके आओ, पर आपको क्लास में घुसे बाद सिर्फ बच्चों का भविष्य दिखना बिल्कुल चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजा। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एक बात और बोली कि मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो टीचिंग में लगता है वो ये कि जब आप 15 साल से 19 साल के बच्चे के बीच में रहते हो तो आप हमेशा जवान रहते हो। बिल्कुल। अगर जिस दिन क्लास तुझे बोझ लगने लगे उस दिन टीचिंग छोड़ देना। बहुत बढ़िया। उन्होंने एक ही बात बोली मेरे को कि जिस दिन तुझे ऐसा लगे ना कि क्लास बोझ है उस दिन टीचिंग छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद तेरा पतन चालू हो जाएगा। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि आपको क्लास को एंजॉय करना आना चाहिए। तो बच्चों के साथ आप, जैसे आपने बोला बच्चों के साथ कनेक्ट, मतलब कभी लगता ही नहीं, जैसे हमारी से मीटिंग लेना मेरे लिए बोर हो सकता है, लेनी पड़ती है क्योंकि, पर रियलिटी में काम तो बच्चों के लिए कर रहे होते हैं ना बैक एंड पे। पर क्लास में जब आप एक बार घुस गए तो क्लास को मुझे पता ही नहीं पड़ता 1.5 घंटा कैसे निकलता है। मतलब जितना रियल हम शायद अभी भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बताऊं तो अभी भी है कि यार लाइटें जल रही है, पता नहीं अपन कैसे लग रहे होंगे, कैमरे भी 4 चल रहे हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको, बीबी भी आपकी सुन रही है। पर जब आप क्लास में होते हो तो सब भूल जाते हो, सिर्फ बच्चा होता है और आपको पता होता है कि आपको समझता है और आपको सिर्फ अपना ज्ञान डिलीवर करना होता है। जब आप बिल्कुल अपने रियल फ्रेम में होते हो ना, रियलिस्टिक में, अगर नितिन विजय या कोई आप जैसे अध्यापक जो भी होते हैं वो रियलिस्टिक में जैसे होते हैं, वो अपने रियल मंच पे होते हैं जो कि क्लास है। जब आप रियलिटी में उसको, जब आप बिल्कुल बनावटी नहीं होते हो तो आपकी क्लास बेस्ट जाएगी और आप ये सोच लो कि बच्चे का भविष्य बनाना ही मेरा धर्म है। तो आपको वास्तविकता में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार टीचर्स कॉपी करने का ही प्रयास करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यापक कॉपी करके अच्छा बन सकता है। आप उसे ज्ञान ले सकते हो, पर आपकी एक नेचुरल स्टाइल होनी चाहिए। जितना आप नेचुरली पढ़ाओगे, जितना उनसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि वास्तविकता बच्चा तभी कनेक्ट करते हो जब आपके मन से बात आती है, जो आप बिलीव करते हो वही आप कहोगे, तभी बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। और इन सब में क्षमता है कि ये देश का और विश्व का सबका नाम रोशन कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मतलब आज आते ही सबसे बढ़िया बात उन्होंने बोली है कि जो आपने सोच लिया वो आप करके बताओगे। शाहरुख खान की एक मूवी का वो डायलॉग भी ना कि पूरी सारी कायनात जुड़ जाती है। वो मतलब वो शायद तुम्हें थोड़ा बनावटी लगे, पता नहीं, पर मुझे उस पर विश्वास है। सर मुझे भी, मतलब मुझे उस पर विश्वास है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप, अगर तुम्हें IIT जाना है, आपको आप डॉक्टर बनने वाले हो, अगर आज सोचना चालू कर दोगे ना तो बन जाओगे। अच्छा, क्योंकि हमने भी बात की आप क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे? हाँ, ये बात है। सर आपका क्या मॉडलिंग का ही था एम्स का? नहीं सर, मैंने जब साइंस ली थी, पहली बात तो घर वालों ने साइंस लेने ही नहीं दिया था इनिशियली, क्योंकि उनको किसी ने बोल दिया था कि साइंस में बहुत पैसा लगता है और फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थे। तो कॉमर्स में मैं 1-2 दिन बैठा और जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वैसा ही मैं घर पे आता था, खाना पीना छोड़ रखा था। तो मेरे घर वाले समझ गए कि यार नहीं, ये तो प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर साइंस दिलवा दी, बट उनको मैंने प्रूफ भी किया कि अगर आप अच्छे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह चीज़ों से मिल जाती है और
चीज़ें जब आप किसी, वही वाली बात है, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाह रहे हो तो राहें अपने आप मिलती हैं, बस आपको चलना होता है ईमानदारी से उसकी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वही किया बस सर। और लिया तो ये था कि मैं भी बीटेक करूँगा, बट जैसे मैं 11th में आया, मैंने 11th से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा तब तक लगा कि नहीं यार, मैं बीटेक तो नहीं करूँगा। फिर मैंने बीटेक की ही नहीं, मैंने बीएससी की, फिर एमएससी की, और उसके बाद अपने अकेडमीज़ को फॉलो करना अच्छा शुरू करते किया। हैं चलेगा। चलिए सर, एक अगला क्वेश्चन जो है मेरा, फन की तो हमने बात कर ली कि फन, लेकिन मैंने आपको देखा है गुस्सा होते हुए भी। कई बार पढ़ाते पढ़ाते आपको गुस्सा आ जाता है। तो अच्छा, मैं actually- एस्ट्रोनॉट वाली बात में बीच में रोक रहा हूँ एक बार, अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं इनसे कुछ वादा लेना चाहता हूँ। हाँ। मैं जीवन में 2 ही चीज़ बनना चाहता था। कई बार मैं क्लास में भी बोल चुका हूँ, पर यहाँ पे नीट के सबके सभी बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरे, या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था या फिर मैं अध्यापक बनना चाहता था। मुझे लगता था कि हाँ शायद एस्ट्रोनॉट बनूंगा, पर क्योंकि जैसे आपने बोला हमारी भी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पता करा तो लगा कि अगर बाहर जाना है तो बहुत पैसा लगेगा। तो फिर मुझे किसी ने समझाया कि आपको अपने निर्णय वैसे लेने चाहिए आपकी आसपास की परिस्थिति को देखकर। तो मुझे लगा कि अध्यापन एक अच्छा कार्य है। मेरा एक सपना है कि मुझे कोई मेरा अध्यापक किसी दिन फोन करे और बोले कि सर आपके लिए मैंने एक सीट बुक कर रखी है, आप स्पेस में जाओगे। हो सकता है तुम में से कोई बैठा हुआ सपना पूरा करे। बहुत। तो मतलब जो मेरा अगला सपना है वो तुम ही से होके गुजरता है। तो अगर कोई ऐसा कर पाए तो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। सर मैं करूंगा सर ऐसा एक। क्या बात है। ऑलराइट। अच्छा, तो क्योंकि हाँ सर, तो गुस्से वाली बात पे आ जाते हैं। बहुत हमने एंजॉय कर लिया सर। तो गुस्सा वाली बात आपको भी सर देखा है मैंने, कई बार आप भी हो जाती है गुस्सा? सर घर पे ही मेरी शादी हो चुकी है, अच्छा, तो अब वो आगे का आंसर चाहिए नहीं हमें सर। तो सहन करना आता है, मतलब सहन करना। हाँ आता है, लेकिन बच्चों के सामने कभी, मतलब मैं कभी भी नहीं। हाँ, अगर बच्चे अपने, हम लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं उनको पढ़ाने में, लेकिन कभी कभार कुछ बच्चे हैं जिन पे हमें दिखता है पोटेंशियल है, लेकिन वो फिर भी ट्रैक से भटकते हैं, तो गुस्सा आता है। गुस्सा उन पे आता है मुझे जो हमारी सुनेंगे। आप किसी राह चलते इंसान को जो सिगरेट पी रहा है उस पर गुस्सा नहीं हो गया, आप उसी पे गुस्सा होगे जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आपका लगाव है, आप चाहते हो कि वो बदल जाए। तो बस उन्हीं लोगों पे गुस्सा आता है जिनको हमें लगता है यार कि ये इनमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ क्षमता है और ये कुछ कर सकते हैं। सर हम्बल बैकग्राउंड्स की बात चल रही है कि हम लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है आज यहाँ पे। आई थिंक हम लोग 80-90% लोग ऐसे ही हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो कुछ बच्चे बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? बिकॉज आप लोगों ने खुद ने देखा है, दोनों ने उसी आप बैकग्राउंड से निकल के आए। तो क्या इनको आप ऐसी टिप्स देंगे जिससे कि खुद का वो कभी वो ना सोचे कि मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे घर से मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप लोगों को? आज का जो थोड़ा यूथ है वो बहुत जल्दी ना हार जाता है। जैसे अगर मैं YouTube की बात कर लूँ या पढ़ाई की बात कर लूँ, कोई भी चीज़ थोड़ा सा समय मांगती है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं YouTube की बात करता हूँ तो कई लोग सोचते हैं कि मैं 2 वीडियोस बना लूँगा, 3 बना लूँगा, लोग मुझे जानने लग जाएंगे। बट जब तक आप कम से कम 100 वीडियोस ना बना लो तब तक अपने आप को जज मत करो। ऐसे ही हर फील्ड में लागू होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि आप कभी भी डीमोटिवेट हो रहे हो ना, तो मैंने ऐसा सीखा है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मुझे नहीं लगता वो काम कर पाएगा जो हमारे घर के हालात ही करते हैं। मतलब मैंने अपनी मदर को काम करते हुए देखा, मैंने उनको शैम्पू बेचते हुए देखा, तो मेरे लिए उससे बड़ी मोटिवेशन तो कोई थी ही नहीं। मुझे बस जल्द से जल्द उनको उससे बाहर निकालना था। तो मैं जब भी मेरे को काम करने का मन नहीं करता था तो मैं याद कर लिया करता था कि मुझे एक्चुअली लाइफ में करना क्या है, मेरी मदर को उन हालात से बाहर निकालना है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। आप अपने गोल्स को एक बोर्ड पे लगा सकते हैं और आप उनको देख सकते हैं। आप सोचें, अगर आप आज ही हार जाएंगे तो वो जो आपके जीवन में गोल्स हैं वो सिर्फ उस बोर्ड पे ही रह जाएंगे। अगर आपको उन्हें सच में पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। दोनों की तैयारी में कितना फर्क है? आई थिंक फिर स्टार्ट करता हूँ सर मैं आपसे, कितना फर्क है दोनों की तैयारी की अगर मैं बात करूँ? सर बोर्ड एग्ज़ाम्स थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल होते हैं, मतलब उसमें भी स्ट्रेस है, लेकिन वहाँ पे आपको एक रैंक नहीं लानी होती है। आप वहाँ पे अपना 100% देते हो, आपके मार्क्स आते हैं। आपका देखा जाए तो इससे कंपटीशन नहीं होता है। मतलब आपके मन में बस एक प्रेशर ये है कि मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन आपके मन में ये प्रेशर नहीं है कि मुझे रैंक लानी है। अगर मैं रैंक नहीं लेके आया तो फिर मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ लाइक मैं रेस लगा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ ही लोग जीतेंगे। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में, आज हमारी मॉर्निंग में यही बात हो रही थी, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप अगर बुरे हैं तो आप स्कोर नहीं करेंगे। तो एक बेसिक फ़र्क तो यही है। सेकेंडली जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी में आपको बहुत बेसिक लेवल पे जाना होता है। अपने कंसेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग वहाँ पे भी करने होंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर डेरिवेशंस याद करनी होती हैं। न्यूमेरिकल तो है ही, बट वहाँ पे न्यूमेरिकल वाला खेल सारा ज़्यादा है। तो चीज़ें मेमोराइज़ करने वाला टॉपिक जो है वो शुरुआत हो जाता है बोर्ड से। तो दोनों के तैयारी करने का फॉर्मेट सेम है, बस हाँ आप क्या पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस ये है।
सर इसके अलावा मैं क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो पेरेंट्स हमें देखेंगे वीडियो पे, मैं उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सी वो सही एज है जहाँ पे हमें जो तैयारी है बच्चों की वो स्टार्ट करा देनी चाहिए? व्हाट इज दैट राइट एज? सर इस स्केल पे ना 2 टाइप के बच्चे भी हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने आफ्टर 12th सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की और एडमिशन ले लिया। कई बच्चे ऐसे भी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर हम फुटबॉल का ही एग्जांपल ले लें तो एक रोनाल्डो है, आप जानते होंगे सर, बिल्कुल जानते और एक मेसी है। मतलब कहते हैं सब लोग कि मेसी गिफ्टेड है, मेसी को बहुत जल्दी कोई टेक्निक आप सिखाओ वो सीख जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने बहुत पहले से ही मेहनत करना शुरू बिल्कुल सही कर बात दिया। बोली। तो 2 टाइप के बच्चे भी हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से अपने आप को जज भी करना होगा कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कब से स्टार्ट करना चाहिए। अपने आप को ना सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के कहने पे आ गए कि मैं 12th के बाद मैं तो 1 साल में ही फोड़ दूंगा, मैं तो 6 महीने में ही क्रैक कर दूंगा, बट आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके 2 सिनेरियो भी हो सकते हैं कि आप कितने पोटेंशियल में हो। पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चे का पोटेंशियल राइट कब है? क्योंकि मार्क्स तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका टैलेंट कितना है कितना नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है कि मान लो एक बच्चे का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जहाँ पे एक बच्चे का एक इंटरेस्ट लेवल जागता है तो वो अपने आप ज़्यादा एफर्ट्स मारना शुरू कर देता है। अब अगर पेरेंट्स के यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं ये तो नहीं जानता कि क्या राइट एज होगी, वो तो सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनको फोर्सफुली भेज देते हैं और बच्चा फिर वहाँ जाता है और उसका जो ओरिजिनल टैलेंट था वो भी उसको कोप अप नहीं कर पाता है। तो अगर अगेन ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो सर ने तो एक आइडियोलॉजी दे दी, मैं यहाँ पे बस एक आइडियोलॉजी ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चों से भी एक बार पूछ लें उनका भी क्या मानना है, क्योंकि ये करना तो बच्चे को ही है। बिल्कुल सही बात। ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत हम अचीव भी कर रहे थे लाइफ में, लेकिन कभी एक मोमेंट जरूर आता है जब लगता है कि अब ना हो पाएगा। कभी आया है दोनों की लाइफ? ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं ना सर? तो कब हुआ ऐसा आप दोनों की लाइफ में, एंड आपने उसको कोप करने के लिए क्या किया? व्हाट डिड यू डू एट दैट टाइम? आशु सर। अभी हम फाइनेंशियली बहुत ठीक हो गए थे ऑफलाइन सेंटर्स के बाद। फिर कोविड से जस्ट पहले मेरी मदर ने कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट की और वो सारा पैसा लगभग डूब गया। तो हम लोग रेंट पे आ गए, हम जहाँ पढ़ा रहे थे वो अकेडमीज भी बिकने ही वाली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब सब कुछ ज़ीरो ही हो गया था। तो लोगों ने कहा कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए, भाग जाइए। बट मुझे और मेरे ब्रदर को मैं जब 2 साल का था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे लिए वो पीछे बैठे हैं, वही बाप है मेरे, और उन्होंने ही सब कुछ संभाला। तो हम लोगों को बस इतना पता था कि हम लोग मेहनत करेंगे तो उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट था कि यार इतना सारा कर्जा कैसे चुकाएंगे, इतने सारे डेट्स तो हम शायद दे नहीं पाएंगे, वो भी सिर्फ 2 लोग मिलकर, क्योंकि रिश्तेदार तो भाग ही जाते हैं ना उस वक्त, वो तो फिर भागे जाते हैं, वो बस पार्टीज़ में खाने पीने के ही लोग होते हैं, वो तो भाग ही जाते हैं। तो उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा भी था 1 सेकेंड कि यार लोग सही कह रहे हैं, हमें भाग जाना चाहिए। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हम लोगों ने ज़ीरो से जब इसको इतना खड़ा किया तो हम दोबारा भी खड़ा कर सकते हैं। और हमने कितना टाइम लगा फिर आपको नॉर्मल ट्रैक पे आने में सर? अब जो हमने कमाया था 12 साल की मेहनत में वो सब चला गया, फिर 12 महीने में हमने दोबारा कमा लिया। क्या बात है, इसके लिए ताली होनी चाहिए जोरदार। तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली और आप लोग बहुत आतुर हैं बात करने के लिए। तो सर एक एक करके हम क्वेश्चंस ले लें बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, आपका नाम बताइए और बताइए क्वेश्चन किससे पूछना चाहते हैं? सागर यू। ओके सागर, एनवी बताइए सर से पूछना चाहते प्लीज। दोनों से पूछ रहे, सवाल दोनों से पूछ रहे हैं, आंसर्स क्योंकि दोनों आपसे टीचर्स बेस्ट आंसर आएंगे। हाँ हैं। सर हम बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आई लव यू सो मच सर। थैंक यू सर मेरा प्रश्न ये है कि आप बहुत सालों से 15-16 आवर काम करते ही रहते हैं, हमको कुछ ऐसा एडवाइस दे कि हम भी 15-16 आवर काम करें। 15 से 16 घंटे मतलब? देखो 15 से 16 घंटे आप काम तब कर सकते हो, एक बात तो मान लो, जब तुम उस काम से प्रेम, बिल्कुल, यस और नो? यस सर, हम 15 से 16 घंटे कब काम कर सकते हैं? जब हम उस काम से प्रेम करते हैं। अच्छा, हम किसी से प्रेम कब करते हैं? शायद आपको मेरी बात सुन के थोड़ी अजीब सी लगेगी, पर जब हमारा उससे स्वार्थ जुड़ा होता है। स्वार्थ कैसे जुड़ा होता है मैं आपको बताता हूं। तुम्हारा स्वार्थ कैसे है? तुम किसी तैयारी कर रहे हो, जेईई की, नीट की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। अब तेरा स्वार्थ इस बात में है कि तुम ये सोचो कि आईआईटी, मैंने ऐसा इमेजिन कर कि मैं आईआईटी कर चुका हूं, मैंने मेरे माँ बाप के सारे सपने पूरे कर लिए, और जो मैं बनना चाहता था, मान लीजिए मैं इलॉन मस्क टाइप बनना चाहता था, जो भी, उसको इमेजिन कर, वो तेरा स्वार्थ है कि नहीं? उसको इमेजिन कर, तो तू 15 से 16 घंटे काम कर पाएगा, तभी इस काम से तुझे प्रेम होगा। मैं भी आज ये सोचता हूं कि मैं ऐसे सिस्टम खड़ा करूंगा। कई बार जब हम 15 घंटे काम करते हैं तो 15 घंटे पूरे के पूरे घंटे हमारी इच्छा का काम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना।
कई बार मुझे एडमिन वालों से भी बात करनी पड़ेगी, कई बार मुझे डीटीपी वालों से भी बात करनी पड़ेगी, कई बार मुझे ऐसे लाइजनिंग के काम भी करने पड़ेंगे, कई बार बताऊं तो नेताओं के पास जा जाके या कुछ ऐसी बातें भी करनी पड़ेगी जो मेरे पसंद की नहीं है, पर मुझे ये पता है कि ये काम करने से मेरा वो वाला लक्ष्य पूरा होगा। तो आप तभी 15 घंटे पढ़ पाओगे जब आप अपने लक्ष्य से प्रेम करोगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और है, ये जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं इसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता। बहुत सारी सुंदर कन्याएं बैठी हुई हैं यहाँ पे, लड़कियां बैठी हुई है, लड़के भी बैठे हुए हैं। आप सोच के देखो, मैक्सिमम लोग दुनिया में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए 2 घंटे तैयार होते हैं और तैयार होकर फोटो डालते हैं और उनका रिजल्ट तुरंत मिलने लगता है। लाइक्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो उनको किक देता है। पर मेरे को बताओ, वो जो फोटोज पे लाइक्स हैं या जो इंस्टाग्राम पे लाइक्स हैं, वो कितनी देर तक आपको खुशी दे सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, यस और नो? पर अगर तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन गए, मैं मान रहा हूं कि इसमें समय लगेगा, इसके लिए आपको लगातार परिश्रम करते रहना पड़ेगा, पर सोचो तुम इंजीनियर, डॉक्टर या जो तुम्हारा सपना है वो तुम्हारा पूरा हो गया, तो तुम सोचो वो किक सफलता की तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को क्या जीवन भर मिलती रहेगी? ये तुम्हें 15 से 16 घंटे काम कराएगा। यही एक ताकत है और कोई ताकत नहीं है। हमारे जो बंसल सर थे वो यही बात बोलते थे कि अगर सपने में सवाल आना बंद हो जाए ना और सपने में कुछ और आने लग जाए तो समझ लेना सिलेक्ट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। इसलिए सपनों में सिर्फ क्या आना चाहिए? सवाल, और जो हम खुद को देखते हैं वो। तो 15 से 16 घंटे पढ़ पाएगा। मेरे हिसाब से मैं बहुत देर बोल लिया फिलहाल। हाँ सर, आशु सर आप। मतलब सर ने जो बोला मैं तो उस पर मैं भी वही बिलीव करता हूँ। तो जब कोई लोग बोलते हैं यार तुम लोग संडे को भी काम कर रहे हो, कभी तो छुट्टी मनाया करो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हमारा काम ही हमारी छुट्टी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम लोग छुट्टी मनाते क्यों हैं? ताकि हमारा दिमाग रिलैक्स रहे, हम लोग अपने आप को आराम दे पाएँ। हमारे लिए यही आराम है। हम बच्चों के सामने बोलने वाली बात नहीं, लेकिन सर बुखार में भी पढ़ा देते हैं, उनको पता नहीं चलता। मतलब क्योंकि हमें वो पढ़ाना अच्छा लगता है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बच्चों के सामने हम कभी भी शो नहीं करते हैं। एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ बताओ सर। तो वो कहता है यार डिप्रेशन में कुछ नहीं होता, साथ में एक सर्कस चलता है, तू वहाँ पे एक जोकर बहुत हंसाता है, तू उस जोकर का शो जाके देख। तो कहता है वो डॉक्टर साहब को, सर वो जोकर मैं ही हूँ। मतलब कि वो दुनिया को हंसा रहा है और वो खुद किस में? डिप्रेशन में, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब वो लोगों को हंसा रहा है, जब वो अपना काम कर रहा है, तो उसमें उसको मज़ा आ रहा है, वो अपने काम में 100% एफर्ट्स दे रहा है। तो ये 2 बातें वैसे तो, लेकिन आपको अगर किसी भी काम, आप कह रहे हो मुझे 24 घंटे काम करना है, मेरे को 14 घंटे काम करना है, मुझे 10 घंटे काम करना है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मैं आपको बोलूं कि यार आप अपने घर में दीवारों पे पेंट करने लग जाओ, अगर आपको मन नहीं लगेगा तो आप शायद आधा घंटा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूं यार, एक लेट अस सपोज एक वीडियो गेम खेलना आपको अच्छा लगता है, शायद आप 3-3, 4-4 घंटे, लोग 3-3, 4-4 घंटे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लेते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो शायद 10 मिनट 15 मिनट बाद वो बोर होकर कुछ और स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो 8 घंटे 14 घंटे में कब बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आशु सर से लेंगे, तो कौन पूछने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा हाँ ठीक है, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए प्लीज। पहले क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे को आशु सर की बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि हम जब पेन चेंज कर लेते हैं तो फोकस फिर से बढ़ जाता है स्टडी पे। तो सर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी भी हमारा बेच चेंज होता है या क्लास चेंज होती है तो हमें भी उस दिन अच्छा हमें भी ग्लो, आप बोल सकते हो कि एनर्जी से अच्छा आता है कि हम अब करेंगे, हम बैच अच्छा मिला है, ऐसा मिला है, अब और मेहनत करेंगे। तो सर क्वेश्चन तो आपने आधा जवाब एनवी सर ने दे दिया है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप एक IIT नहीं है, फिर भी सर वहाँ से एक फेमस टीचर बनना और उसके बाद में जो आप सोशल मीडिया पे आपने अच्छा ग्रो किया है, तो सर ग्रो करने के बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है क्योंकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं आते हो, अच्छी डिग्री नहीं होती, तो उस क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए आपने वापस जो ग्रो किया है वो पूछना चाहता हूं। मुझे क्रिटिसाइज कभी भी डिग्री के ऊपर नहीं किया क्योंकि ये बात कभी किसी को पता ही नहीं। हाँ, क्रिटिसाइज ऐसे जरूर किया है कि ये क्लास में बहुत टाइम वेस्ट, कई लोग बोलते हैं अगर दिन में 1000 कमेंट्स आ रहे हैं तो 2-4 कमेंट ऐसे भी होते हैं कि ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे सपोर्टर बच्चे इतने सारे हैं कि वो नीचे ही कमेंट कर देते हैं कि जहां तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तू वहां जा, तो यहाँ कमेंट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमें कुछ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है यार, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा लेकिन समझा ही नहीं तो पढ़ा भी नहीं।
मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा लेकिन समझा ही नहीं तो पढ़ा भी क्यों, फिर क्या ही फायदा हुआ उसका। और उसके लिए अगर हमें कुछ चीजें क्लास में करनी पड़े, मैं मानता हूं सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाता है ये सब करने से, एक्सपेरिमेंट्स करने से। अब सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में हमारा पूरा 1.5 घंटा जाता है सिर्फ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को समझाने में, पर हम उस 1.5 घंटे को कोप अप करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? संडेस को एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं। सिलेबस किसी और इंस्टीट्यूट में अगर नवंबर में खत्म हो रहा है तो हमारे यहाँ भी नवंबर में ही होगा, बस हाँ एफर्ट ज्यादा देने पड़ते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म तो आता है। कई लोग कहते हैं पहले मैं रिएक्ट भी करता था, बट अब रिएक्ट करना भी छोड़ दिया क्योंकि ज्यादा प्यार है और ये क्रिटिसिज्म बहुत कम है। तो आप किस पे फोकस करोगे? ज्यादा प्यार पे ही करोगे यार, तो बस अपना फोकस प्यार पे रखो, वो तो चलता ही रहेगा थोड़ा बहुत। भगवान, लोग भगवान को नहीं छोड़ते। Absolutely. अच्छा, इससे पहले कि हम क्वेश्चन लें, एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आप दोनों से ही है मेरा, क्योंकि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं। कितनी मूवीज देखते हैं? कभी देखते हैं मूवीज, नहीं देखते हैं? ये सुनना चाहते हैं सब आंसर इसका? देखते हैं सर? हाँ मैं देखता हूँ मूवीज, मैं और मेरी वाइफ दोनों। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी सर आपने? लास्ट अभी कौन सी देखी? ब्रह्मास्त्र देखी। ओके, हालांकि वो थोड़ी कम पसंद आई मुझे। उसमें फिजिक्स की धज्जियां उड़ाई हुई थी। एब्सोल्युटली। इस मामले में रजनीकांत साहब एकदम सेम हो गया। नहीं, बिल्कुल। वहाँ फिजिक्स लगती नहीं है। हाँ मैं पहले बहुत देखता था, खासकर मतलब नेटफ्लिक्स ये सब बहुत देखता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। पिक्चर्स भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि यार मैं बहुत बोरिंग किस्म का आदमी हूँ, बट हाँ खासकर कभी हॉल पे जाके ज़्यादा क्रेज नहीं रहा देखने का। हाँ घर पे ही देख लिया, फैमिली के साथ देख लिया, बस वही है। बाकी आज मैं सर के घर में था, मैंने इनका सर का घर का टूर देख रखा है। इन्होंने सर ने घर में थिएटर, सर बता दो पता है, सबने पता ही वीडियोस होगा। देखी हुई हैं, तो- सबने वीडियोस देखी हुई हैं। तो सर ने उस थिएटर में पर मूवीज कम चली है, वहाँ पे हमने रामायण महाभारत बहुत देखी हमने उसमें। कोरोना के दौरान हमें फादर मदर ने पूरी, वो हमने भी पूरी 2 बार देख रखी है। नहीं, लेकिन एक बकेट लिस्ट में मेरे आज वो ऐड हो गया कि मुझे भी एक ऐसा थिएटर बनवाना है, थोड़ा इंस्पायर। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप आ जाइए, फर्स्ट पे बैठे बिल्कुल। ऑलराइट सर मेरा नाम ध्रुव है और सर मेरी ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे जेई में तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हम इंटरेस्ट नहीं होता सर इसमें, मतलब नहीं पढ़ा जाता वहाँ से। तो सर उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? जैसे सर मेरे को केमिस्ट्री नहीं पसंद, जैसे यार तो मेरे से तो गलत दुखती रख पे हाथ रख दी इसने। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका आंसर पहले मैं ही दूंगा। अच्छा आप ही देंगे? ओके ठीक। आशुष सर को बाद में दिलवाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि दुखती रख पे इन्होंने हाथ रख दिया। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे लगता था कैसा सब्जेक्ट है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। सो जैसे हमने बोला, हमारे सपनों के बीच में इस यात्रा में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे पसंद की होंगी, कुछ चीजें होंगी जो हमारे पसंद की नहीं होंगी। मेरे लिए केमिस्ट्री वही यात्रा थी जो मुझे पसंद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था, टीचर की इच्छा हुई, उसने बेंचिन के ऊपर एक लगाया, बोला ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है। अरे भाई मुझे कैसे पता बल्कि ग्रुप है? मुझे वो कभी समझ नहीं आया, आज तक भी नहीं समझ में आया। बट द पॉइंट इज मेरी गलती थी। मेरी 3217 रैंक आई जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। मैं तो केमिस्ट्री की बात बोली इसलिए बोल रहा हूं, भले फिजिक्स के अध्यापक 2 यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई दिलाएगा जेई में तो कौन दिलाएगा? केमिस्ट्री। क्या ही हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे ज्यादा कारगर होगा? हाँ, इनऑर्गेनिक रट लीजिए। अरे अगर आपको कोई सिंपल सा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पे आ जाए और डेटा आपको दे दे, तो उस फॉर्मूला भले आपको याद हो, डेटा डालकर उसको निकालने में समय जाएगा कि नहीं जाएगा, पर आपको पता पड़ जाएगा कि भाई फ्लेमिंग टेस्ट में कौन सा पीपीटी निकलता है और आपको उसका कलर याद है, तो आपको कोई समय, दोनों में 4 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पर केमिस्ट्री वाले सवाल में एक फायदा है कि उसने आपका समय बचाया। क्या बचाया? इसलिए ये वो नहीं मन लगता, कोई बात नहीं, पर हमें करना है क्योंकि हमें आईआईटीएन बनना है, इसलिए आज करना है। इसलिए मेरी वाली गलती केमिस्ट्री की स्पेशली कोई नहीं करेगा। मोशन में आके अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो गड़बड़ है। केमिस्ट्री रोज, केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चे बैठे रोज सुबह उठकर अपने को 6 बजे केमिस्ट्री पढ़नी है। इनऑर्गेनिक याद मेरे हिसाब से आशु सर अब ज्यादा कह पाएंगे इस पे। हम लोग अपने जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हम लोग हमेशा एक सवाल उन पर बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अपने आप से बस एक सवाल पूछ लो कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है, मतलब उस चीज़ के आगे वाई लगा दो कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात कर लें, बर्नौलीज थ्योरम, या केमिस्ट्री की, अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मैं कोई भी एक चैप्टर उठाता हूँ, लेट अस सपोज केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या हमारी लाइफ में आगे काम आएगा? तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है जो एक्चुअल में लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है केमिकल्स को डिज़ाइन करने में। अभी कोविड आया, उसकी वैक्सीनेशन बनी, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का इंटरेस्ट जाग जाता है अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, और अगर आपको उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है तो आपके मन में इच्छा जागती है, अच्छा इससे ये हो सकता है, अच्छा इससे ये हो सकता है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का हर चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, सर ने बताया आपको कुछ चीज़ों का आंसर नहीं है कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन एक ऐसी एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ी जा रही हैं, कैसे कोई मेडिसिन अटैक करती है एलोस्टैटिक साइट पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे, मैं दवाइयों से क्या किस तरीके से उनको मैं कोप अप करूं कि वो हमारे सबस्ट्रेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे सोशल वेलफेयर का कोई फायदा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ना आप वाई अगर लगा देंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग, और जो नहीं हो सकती हैं उनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। बिल्कुल, बॉटम लाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तालियां बजाते ऊपर जोरदार। और राइट, हूज गोना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं और आंसर्स भी आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर बच्चों का। इस बार एनवी सर आप चूज करिए सर, किससे पूछ रहे हैं?
शक्ल देख के चूज करूंगा, वही घुमा दो कहाँ पे। हाँ जी सर। जो थोड़ा टेररिस्ट कम लग भाई रहा एक बार होगा। फॉलो लाइट घुमाइए, थोड़ा घुमाइए लाइट को। अच्छा सवाल पूछेगा पक्का, इसको दो। नीचे करिए, फॉलो नीचे करिए, और नीचे करिए। किससे पूछना सर? ये सेकंड रो में। अच्छा ये सर, ठीक है। ये तो बहुत पढ़ाकू लग रहा है सर, बहुत स्टूडियस लग रहा है। अरे पढ़ने वाले बच्चे पे आप सबसे खतरनाक होते हैं। अच्छा चलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और थैंक यू आप दोनों के लिए, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। और सबसे पहले जो आपने बोला था ना कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं और उस पर मेहनत करते हैं तो वो मिल जाता है, वो है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया काफ़ी बार। क्या बात है। और इसलिए मैं यहाँ कोटा तक पहुँच पाया हूँ। ये जो हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर टेस्ट देने जाते हैं ना, एग्जाम टेम्परामेंट के कारण ना पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। तो एग्जाम टेम्परामेंट कैसे बना के रखें सही से, मतलब किस तरह उस पर? अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ये होना तो नहीं चाहिए। मतलब अगर आप एक चीज़ को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मतलब अगर आप किसी मतलब अपनी मदर से ही बात कर लें, अगर वो अकेले कमरे में जैसा आटा गूंद रही हैं 50 लोगों के सामने, वो वैसे ही गूंदेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप चाहे एग्जाम में जाके पेपर दे रहे हैं, चाहे किसी बंद कमरे में दे रहे हैं, चाहे 50 लोगों के सामने दे रहे हैं, शायद ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अपने प्रैक्टिस पर ज़्यादा वर्क करें। आप उस माहौल में एग्जाम दें कि जहाँ पे आपको लगे, और हमेशा अपनी आंसर शीट किसी और से ही चेक करवाएं जब आप सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो एक टेम्परमेंट तो सेट हो ही जाएगा भाई, डर को निकाल दें। मुझे एक कहते हैं ना, वो एक टैगलाइन बड़ी फेमस है कि एक पेपर आपका भविष्य डिसाइड तो कर नहीं सकता, है ना। तो मतलब किसी ने बोली है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपका, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के या अपने दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत नर्वस हैं, घबरा रहे हैं। वो तभी दूर होगा जब आप ऐसे धीरे धीरे पेपर्स को और उस एनवायरनमेंट में देना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो वो चीज़ें शायद खत्म हो जाएंगी। राइट सर। मेरे हिसाब से जो इस मामले में बिल्कुल दोनों पॉइंट्स पे मैं सर से सहमत हूँ। थोड़ा सा और एलिबरेट कर देता हूँ कि हमें एग्जाम फोबिया होता है एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी आती है डर की वजह से, डर आता है फेलियर की वजह से। और फेलियर किस बात का, फियर ऑफ फेलियर इस बात का कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यस और नो। तो पहली बात मैंने बोली थी कि आप कोटा में 12 से 15 घंटे पढ़कर आपकी कोई रैंक आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। तो ये सोचना छोड़ दे कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं असफल हो जाऊंगा। उस दिन तेरा आधे से ज्यादा डर तो खत्म हो जाएगा। खुल के खेल, क्योंकि ये डर मेरे में था। जो तुम सोच रहे हो ना, ये तो मैं जिया हूं। मतलब ये मैंने सही बताऊं तो मेरी पीछे रैंक आने का एक मेजर कारण था कि डर मेरे मन में था। और वो क्यों आया? क्योंकि पापा ने पैसा लगाया, हमारे पास उस समय ज्यादा पैसा नहीं था। मुझे लगता था आईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। मैं बार बार आप लोगों ने कहानी सुनाता हूं कि मेरे आगे एक लड़का बैठा था जो हर 5 मिनट में यस करता था। ये वास्तविक कहानी, पर उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। सच्चाई है, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। वो एंजाइटी इस बात की थी कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या होगा। उसकी वजह से अपनी रैंक खराब नहीं करनी है, उसकी वजह से अपना सिलेक्शन खराब नहीं करना है। दूसरी बात, अगेन सर ने जो बोला उसी को रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, एंजाइटी खत्म कर लो कि फियर ऑफ फेलियर अपने मन से हटा दो। ये सोच 12 से 15 घंटे पढ़ा हूं ना और 1 साल पढ़ा हूं तो जीवन में मैं सफल तो हो गया, यस और नो। बिल्कुल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कोटा में आए हुए 2 से 4 महीने हो गए और उनका एवरेज क्लास को मिला के 10 घंटे के ऊपर है? हाथ खड़ा कर दो तो खुद के लिए तालियां बजा लो, क्योंकि सफल तो तुम लोग होने वाले। और जिनके हाथ नीचे थे वो कसम खा लो कि जब तक कोटा से जाएंगे 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे तो सफल तो तुम तय हो। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। दूसरी बात जो सर ने बोला, एनवायरमेंट, ये एक्चुअली क्या कई पेरेंट्स भी गलती करते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे तो वो गलती ना करें कि बच्चों को एयर कंडीशन कमरा दे देते हैं। एयर कंडीशन कमरा देके बोलते हैं बेटा कहीं से शोर नहीं आएगा। घर पे भी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देते हैं और कहते हैं कोई इसके कमरे में नहीं जाएगा। छोटे भाई बहन को भी डांटते हैं और कहते हैं इसके बिल्कुल इसको शोर नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल में पढ़ने की आपकी आदत होनी नहीं चाहिए। पहले तो जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या आपका इन्विजिलेटर बातें भी कर सकता है? क्या आसपास वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है? क्या वहां पे एसी होगा? नहीं होगा। तो आपको जब घर पे पढ़ाई करनी है, कभी हो भी सकता है, कभी गारंटी नहीं है। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें हो एसी, ऐसा कोई जरूरी। तो हैबिट बनाओ कि आप बिना एसी के शोर वाली जगह में, जैसे मान लीजिए मोशन है तो आपने नीचे जो गैलरी बनी हुई है जहां पे भी आपकी सेल्फ स्टडी रूम है, वहां पे जाके बैठ के हफ्ते में एक दो बार जाके वहां पे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ो, ताकि वहां बच्चा आ रहा है, जा रहा है, आसपास वाला शोर कर रहा है तो भी अपनी पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये एंजाइटी से और माहौल से, दोनों से खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत लंबा सेशन अपन ने ले लिया है सर, मजा आ रहा है मुझे तो। आई कैन टेक अनदर हाफ एन आवर, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। आई थिंक बहुत हो गया अभी, हमने अच्छे से बातें भी की काफी सारी। और मोर क्वेश्चंस? नहीं, मेरे हिसाब से इनकी क्लासेस भी हैं। नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार जोरदार तालियां आपको अंशु सर के लिए, आशु सर के लिए, और एक बार एनवी सर के लिए बजा देनी चाहिए। यहाँ पे सब खड़े हो जाइए एक बार। एंड आई थिंक जोरदार तालियां दोनों एजुकेटर्स के लिए, हमारे साइंस के टीचर्स के लिए आपको बजानी चाहिए। चलिए, थैंक यू। तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। एक मैं चाहता हूं सर आप लोगों की सेल्फी हम बच्चों के साथ लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आप ऊपर आ जाइए, हेलो हाई करते हुए। ऑलराइट, माइक दे दो मैम, बाल ठीक कर लो। मोशन मोशन मोशन। जय। जाते जाते आई थिंक एक बार हमें जोरदार शोर मचाना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए आशु सर के लिए। जोरदार तालियां एक बार, बहुत बहुत। और साथ ही 3 बार हम हिप हिप करेंगे सर के लिए। हिप 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 हिप। आशु सर को थैंक यू बोल दो एक साथ सब। थैंक यू फॉर कमिंग टू कोटा।
थैंक यू फॉर कमिंग टू मोशन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।